पूरी दुनिया ने वेनेजुएला का हाल देख लिया है। अमेरिका निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को किडनैप कर ले गया है। न्यूयॉर्क के फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनकी पहली पेशी हो चुकी है। मादुरो और फ्लोरेस ने आरोप स्वीकार करने से मना कर दिया है। अब उनके खिलाफ मुकदमा शुरू होगा। सुनवाई की पहली तारीख 17 मार्च को रखी गई है। अगर वे दोषी साबित हुए तो उनकी बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी। मादुरो को जिस वक्त किडनैप किया गया वो अपने मुल्क के सर्वोच्च नेता थे। सरकार से लेकर फौज तक उनके इशारों पर काम करती थी। उनकी गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया है, मगर उनका पद टेम्पररी है। वो स्थायी व्यवस्था जाने तक राष्ट्रपति रहेंगी, लेकिन स्थायी राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, वेनेजुएला में सरकार काम कैसे करती है और असली पावर किसके हाथों में रहती है, इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव और आप देख रहे हैं क्यूरिस्तान। यह है हमारी स्पेशल सीरीज पावरबाज, और पावरबाज में आज आपको सुनाएंगे वेनेजुएला की कहानी। वेनेजुएला साउथ अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी छोर पर बसा हुआ है। एरिया और पॉपुलेशन में ये साउथ अमेरिका का छठा सबसे बड़ा देश है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में इसकी तूती बोलती है। वेनेजुएला में प्रकृति ने दिल खोलकर संसाधन लुटाए हैं। कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार वेनेजुएला में है। यहाँ 303 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है। दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब, जहां लगभग 267 बिलियन बैरल कच्चा तेल मिल चुका है। लेकिन एक विडंबना आप देखिए, सऊदी अरब की आबादी वेनेजुएला से ज्यादा है, फिर भी दोनों की अर्थव्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। 2025 में सऊदी अरब की जीडीपी 1270 बिलियन डॉलर के आसपास थी और उसी साल वेनेजुएला की जीडीपी 83 बिलियन डॉलर पर सिमट गई थी। जहां सऊदी अरब नए सेक्टर्स में निवेश बढ़ा रहा था, वहीं वेनेजुएला बुनियादी चीजों की कमी से जूझ रहा था। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई साल दर साल बढ़ रही थी और हर साल लाखों लोग वेनेजुएला से पलायन कर रहे थे। ये सारी चीजें सबसे बड़ा तेल भंडार रखने के बावजूद हो रही थी। वेनेजुएला के पास सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि कई और कीमती चीजें भी हैं। वहाँ कोयला, इस्पात, एल्यूमिनियम, निकल, मैंगनीज, कॉपर, जिंक और कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। गोल्ड में तो वो साउथ अमेरिका में पहले नंबर पर आता है। वेनेजुएला में तकरीबन 40 लाख टन सोने के खनिज के भंडार का अनुमान है। इसके अलावा 10 अरब मेट्रिक टन कोयला भी वेनेजुएला में है। इन रिसोर्सेज की बदौलत वेनेजुएला दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। इस देश के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की मिसाल दी जाती थी, लेकिन खराब प्रबंधन, भ्रष्टाचार, अपराध, आर्थिक प्रतिबंध, तेल की कीमतों में कमी और सरकारों का तानाशाही रवैया इसे उल्टी दिशा में ले गया। मौजूदा समय में वेनेजुएला की आधी आबादी गरीबी में जी रही है। महंगाई सैकड़ों गुना तक बढ़ चुकी है। तेल का प्रोडक्शन लगातार कम हुआ है और दूसरे देशों के साथ वेनेजुएला के व्यापारिक संबंध कमजोर हुए हैं। इसके अलावा 2014 से अब तक 70 लाख से ज्यादा लोग देश से पलायन कर चुके हैं। उन्होंने कोलंबिया, पेरू, ब्राजील, अमेरिका और स्पेन जैसे देशों में शरण ली है। लेकिन वेनेजुएला की हालत कैसे हुई? वेनेजुएला अर्श से फर्श तक कैसे पहुंचा? ये समझने के लिए हमें इतिहास में दाखिल होना होगा। 15वीं सदी तक वेनेजुएला बाहर की दुनिया से कटा हुआ था। स्थानीय कबीले अपने हिसाब से अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन 1498 में स्पेनिश खोजी क्रिस्टोफर कोलंबस की नज़र इस पर पड़ गई। इसके बाद इस इलाके को स्पेन की कॉलोनी बना लिया गया। वेनेजुएला के नामकरण का क्रेडिट इटली के खोजी अमेरिगो वेस्पुची को जाता है। वो 1499 में वेनेजुएला आए थे। उन्हें वहाँ के घरों में वेनिस की झलक दिखाई दी थी, इसलिए उन्होंने इस इलाके का नाम वेनेजुएला रख दिया। इसका अर्थ होता है लिटिल वेनिस। वेनेजुएला 1810 तक स्पेन की कॉलोनी रहा। फिर 1810 में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने स्पेन पर हमला कर दिया। स्पेन इस लड़ाई में बिजी हो गया, जिसका फायदा उठाकर वेनेजुएला ने आज़ादी की घोषणा कर दी। इस आंदोलन का नेतृत्व सिमोन बोलिवर ने किया था। उन्होंने वेनेजुएला के अलावा कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलिविया को भी आज़ादी दिलाई थी। उन्हीं के सम्मान में ह्यूगो चावेस ने वेनेजुएला का ऑफिशियल नाम बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला रखा था। तब से वेनेजुएला की फौज को बोलिवेरियन आर्मी के नाम से जाना जाता है। सिमोन बोलिवर का सपना था कि आसपास के देश एक होकर रहें ताकि कोई बाहरी शक्ति उन पर कब्जा ना कर सके। इसी इरादे से उन्होंने ग्रेन कोलंबिया की नींव रखी थी। इसमें मौजूदा समय की कोलंबिया, इक्वाडोर, पनामा और वेनेजुएला के इलाके शामिल थे। उनका शासन कोलंबिया के बोगोता से चलता था, लेकिन बहुत जल्द इस ग्रुप में फूट पड़ गई। 1830 आते आते ग्रेन कोलंबिया का प्लान फेल हो गया।
तब सिमोन बोलिवर ने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। उसी साल उनकी मृत्यु भी हो गई। 1830 में वेनेजुएला एक और आजाद मुल्क बन चुका था, लेकिन उसके पास संसाधनों की भारी कमी थी। वहां सर्वमान्य संस्थाओं और नेताओं का भी अभाव था। इसके चलते अगले 8 दशकों तक स्थिति डावाडोल बनी रही। फिर 1914 का साल आया और पश्चिमी वेनेजुएला के मेने ग्रांडे में तेल का पहला बड़ा कुआं मिला। इसके बाद कमर्शियल लेवल पर तेल का प्रोडक्शन शुरू हुआ। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई अमेरिका और यूरोप ने, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, पैसा था। इन कंपनियों ने ऑयल प्रोडक्शन में अच्छा खासा निवेश किया। स्थानीय सरकार ने उन्हें पूरा समर्थन दिया। बदले में उनको पैसा और मिलिट्री सपोर्ट मिल रहा था। ये कुर्सी पर बने रहने के लिए जरूरी था। इसका नुकसान ये हुआ कि वेनेजुएला में सैन्य तानाशाहों का दौर शुरू होने लगा और अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर निर्भर हो गई। 1930 के दशक तक वेनेजुएला का सबसे बड़ा निर्यात कच्चा तेल था। उसके विदेशी निर्यात में कच्चे तेल की हिस्सेदारी 90% तक पहुंच गई थी। इस मार्केट पर 98% कब्जा 3 कंपनियों का था। इनमें से 2 गल्फ ऑयल और स्टैंडर्ड ऑयल अमेरिका की कंपनियां थीं, जबकि तीसरी रॉयल डच शेल एक यूरोपियन कंपनी थी। फिर 1935 में वेनेजुएला के सुप्रीम लीडर जनरल हुआन विसेंटे गोमेज की मृत्यु हो गई। वो 1908 से सरकार चला रहे थे। उनके ही दौर में वेनेजुएला पेट्रो स्टेट बना था। गोमेज के बाद के शासकों ने उनकी पॉलिसी को बरकरार रखा, लेकिन उन्होंने तेल से होने वाली कमाई बढ़ाने का फैसला किया। वे 1943 में हाइड्रोकार्बन लॉज लेकर आए। इसमें विदेशी कंपनियों को कहा गया था कि वे तेल से होने वाले मुनाफे का आधा पैसा वेनेजुएला की सरकार को देंगे। विदेशी कंपनियां इसके लिए राजी थीं। अगले 5 सालों में वेनेजुएला की सरकार की कमाई 6 गुना तक बढ़ चुकी थी। अब तेल पर उनकी निर्भरता और बढ़ चुकी थी। फिर 1958 में सैन्य तानाशाही का दौर खत्म हुआ। वेनेजुएला में पहली बार एक स्थायी लोकतांत्रिक सरकार आई। 1960 में वेनेजुएला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का फाउंडिंग मेंबर बना। इसके साथ इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब भी इसमें शामिल थे। ओपेक का मकसद कच्चे तेल की कीमतों और ऑयल इंडस्ट्री पर बेहतर नियंत्रण रखना था। 1960 में ही वेनेजुएला ने पहली सरकारी तेल कंपनी की स्थापना की। इसका नाम रखा गया वेनेजुएलन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। इस समय तक विदेशी तेल कंपनियों के प्रॉफिट पर इनकम टैक्स बढ़ाकर 65% किया जा चुका था। इससे वेनेजुएला की आमदनी और बढ़ गई थी। फिर 1973 का साल आया, जब इसराइल और अरब देशों के बीच तीसरा युद्ध शुरू हुआ। इस लड़ाई में अमेरिका और यूरोप के कुछ देश इसराइल की मदद कर रहे थे। इससे नाराज होकर अरब देशों ने तेल की सप्लाई रोक दी। इससे तेल की कीमतें 4 गुना तक बढ़ गईं। इस संकट का फायदा वेनेजुएला को मिला। उसका तेल बढ़ी हुई कीमतों पर बिक रहा था। वो साउथ अमेरिका का सबसे अमीर देश बन चुका था। 1976 में वेनेजुएला ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। सरकारी कंपनी PDVSA को ऑयल इंडस्ट्री का कर्ता धर्ता बना दिया गया। हालांकि वो विदेशी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर चला सकती थी। ये समय तेल की कीमतों में उछाल का था, इसलिए वेनेजुएला की सरकार को बस फायदा नजर आ रहा था। उसने कर्ज लेकर विदेशों में रिफाइनरीज खरीदनी शुरू कर दी। उन्हें उम्मीद थी कि तेल की कीमतें कभी नीचे नहीं आएंगी, लेकिन 1980 के दशक में उनका भ्रम टूट गया। तेल की कीमतों में गिरावट आते ही अर्थव्यवस्था चरमराने लगी और महंगाई भी बढ़ने लगी। इसके साथ साथ मुल्क पर कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। जब स्थिति बद से बदतर होने लगी, तब सरकार ने IMF से गुहार लगाई, लेकिन IMF से मदद लेने के लिए उन्हें सरकारी खर्च में कटौती करनी पड़ी। साथ ही लोगों पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया। इससे जनता भड़क गई। उन्होंने हिंसक प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। 1989 में हुए दंगों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। इसने सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ा दिया था। इस असंतोष का फायदा एक मिलिट्री अफसर ने उठाया। उसने 1992 में तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। हालांकि इस घटना ने उनको देश भर में पहचान दी। जो लोग सरकार की नाकामी और ज्यादतियों से परेशान थे, वे उसको अपना हीरो मानने लगे। 1994 में उसको राष्ट्रपति ने माफी भी दे दी। जेल से निकलने के बाद वो सड़कों पर उतरा। उसने गरीबी और असमानता खत्म करने का वादा किया। उसका कहना था कि तेल से मिलने वाला पैसा आम जनता पर खर्च किया जाएगा। जनता ने उस पर भरोसा तक किया। इसकी बदौलत उसने 1998 का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। इस शख्स का नाम था ह्यूगो चावेज। चावेज ने सबसे पहले देश का संविधान बदला। नए संविधान में आम लोगों के अधिकार बढ़ गए थे। उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और घर का संवैधानिक अधिकार मिला। चावेज ने जनता के फायदे के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने खाने पर सब्सिडी दी, स्कूलों और अस्पतालों को सुलभ बनाया। इससे चावेज की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इस लोकप्रियता के लिए ईंधन ऑयल इंडस्ट्री से मिल रहा था।
शावेज सरकारी कमाई पर यही कमाई खर्च कर रहे थे। ये उनके सर्वाइवल का मसला बन गया था, इसलिए वो ऑयल इंडस्ट्री पर ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रोल चाहते थे। इसी कवायद में शावेज ने अमेरिका और यूरोपियन तेल कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वो सरकारी कंपनियों में अपनी पसंद के लोग को बिठाने लगे। इसने वेनेजुएला के अंदर और बाहर कई ताकतवर लोगों को परेशान कर दिया। आखिरकार अप्रैल 2002 में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। मिलिट्री ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। शावेज को इस्तीफा देना पड़ा। उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी होने लगी। एक उद्योगपति पेड्रो कारमोना ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और अमेरिका ने उसको मान्यता भी दे दी। रिपोर्ट्स हैं कि इस तख्तापलट की साजिश का मास्टरमाइंड अमेरिका ही था। लेकिन कारमोना की सरकार महज 36 घंटे तक चली। तब तक शावेज के समर्थक सड़क पर आ गए थे। मिलिट्री का एक धड़ा भी शावेज के समर्थन में था। जब दबाव बढ़ा तो शावेज को रिहा करना पड़ा। वो फिर से राष्ट्रपति की कुर्सी पर थे। जब शावेज तख्तापलट के बाद सत्ता में लौटे, उन्होंने सिस्टम पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल हजारों स्टाफ मेंबर्स को नौकरी से निकाल दिया और तेल उद्योग का पूरा कंट्रोल PDVSA को दे दिया और विदेशी कंपनियों की फैक्ट्रियां और मशीनें नेशनलाइज कर दी। शावेज ने अमेरिका के विरोधी देशों के साथ संबंध मजबूत किए। यही काम उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो ने भी किया। इसके अलावा शावेज ने सरकार और सरकारी संस्थाओं में अपने वफादार लोगों को शामिल किया। उन्होंने मिलिट्री के साथ भी गठजोड़ बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट भी उनके नियंत्रण में था। स्वतंत्र मीडिया पर उन्होंने लगाम लगाई। इस तरह शावेज ने वेनेजुएला पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। तब भी आम लोग उनको पसंद करते थे क्योंकि सरकारी प्रोग्राम्स का फायदा उन्हें लगातार मिल रहा था। ये दोनों के लिए विन विन वाली सिचुएशन थी, लेकिन इस चक्कर में पुराना सबक भुला दिया गया। शावेज ने वही गलती दोहराई जो उनके पहले के शासक करते आ रहे थे। उन्होंने तेल पर से निर्भरता कम करने की कोई कोशिश नहीं की। जब तक तेल की कीमतें ऊपर थीं, तब तक सब ठीक चला। लेकिन 2014 में जैसे ही कीमतें गिरनी शुरू हुई, सरकार के हाथ पांव फूल गए। तब तक ह्यूगो शावेज की मृत्यु हो चुकी थी। जाते जाते उन्होंने निकोलस मादुरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उनके आशीर्वाद से मादुरो किसी तरह चुनाव जीत गए, लेकिन वो अर्थव्यवस्था को बचाने में नाकाम रहे। तेल की कीमतें गिरने में सरकार की कमाई भी गिर गई थी। उनके पास सब्सिडी प्रोग्राम्स को फंड करने के लिए पैसा नहीं था। साथ ही साथ उनके ऊपर कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। अमेरिका के प्रतिबंधों ने हालत और खराब कर दी थी। इसके चलते बुनियादी जरूरत की चीजें कम होती गईं और देश में महंगाई बढ़ने लगी। इससे लोगों का गुस्सा भड़कने लगा। विपक्ष ने भी सरकार का विरोध किया, मगर मादुरो ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया। 2018 के चुनाव में मादुरो को कड़ी टक्कर मिली, फिर भी अंतिम नतीजों में वो विजेता साबित हुए। विपक्ष ने इस नतीजे को मानने से मना कर दिया। विपक्षी नेता हुआन ग्वाइडो ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उन्हें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन समेत 60 देशों ने मान्यता भी दे दी, लेकिन वो मादुरो को कोई खास चुनौती नहीं दे पाए। फिर फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। तब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन्होंने रूस से तेल और गैस खरीदना कम कर दिया, लेकिन उन्हें तुरंत दूसरे सोर्स की जरूरत थी। उस वक्त में अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ बातचीत शुरू की। उसने अपने यहाँ की तेल कंपनी शेवरॉन को वेनेजुएला में काम करने की छूट दी। 2023 में अमेरिका ने मादुरो और वेनेजुएला की विपक्षी पार्टियों को एक साथ इंगेज किया। मादुरो ने अगला राष्ट्रपति चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने का भरोसा दिलाया। बदले में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी। उसको तेल और गैस का लिमिटेड एक्सपोर्ट करने की छूट मिली। फिर जुलाई 2024 में राष्ट्रपति चुनाव हुए। इसमें भी मादुरो को विजेता बताया गया, मगर विपक्ष ने इसके उलट दावा किया। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, मगर मादुरो ने उनको खारिज कर दिया। वो विपक्षी नेताओं और प्रदर्शनकारियों को जेल में डालने लगे। अमेरिका ने भी मादुरो का विरोध किया। उसने वेनेजुएला पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। फिर 10 जनवरी 2025 को मादुरो ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। इसके कुछ दिनों बाद ही डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। ट्रंप ने शुरुआत में ही मादुरो को अवैध नेता घोषित कर दिया। उन्होंने वेनेजुएला के क्रिमिनल गैंग को आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया और दावा करने लगे कि इस गैंग को मादुरो का संरक्षण मिला है। ट्रंप ने आरोप भी लगाया कि मादुरो अमेरिका में ड्रग तस्करी और प्रवासियों को भेज रहे हैं। इसके चलते अमेरिका में क्राइम बढ़ रहा है। मादुरो इन आरोपों को झूठ बताते रहे। उन्होंने बातचीत शुरू करने की कोशिश भी की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगस्त 2025 में अमेरिका ने मादुरो पर 450 करोड़ रुपयों का इनाम घोषित कर दिया। उसी दौरान उसने वेनेजुएला की घेराबंदी भी शुरू कर दी। उसने अपने युद्धपोत, फाइटर जेट्स और 15,000 सैनिक कैरेबियन सागर में तैनात कर दिए। फिर नवंबर में ट्रंप ने मादुरो को फोन किया और उन्हें कुर्सी छोड़कर जाने के लिए कहा।
मादुरो ने इससे मना कर दिया। दिसंबर में अमेरिका ने हमले का पूरा मन बना लिया था और आखिरकार 2 जनवरी 2026 को अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने राजधानी कराकास पर हमला किया और मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उठाकर ले गए। उनके खिलाफ अमेरिका की अदालत में केस चलेगा। दोषी पाए जाने पर दोनों को लंबी सजा हो सकती है। अमेरिका लंबे समय से डेमोक्रेसी का राग सुना रहा था, लेकिन उसकी नजर वेनेजुएला के तेल पर थी। ट्रंप से पहले के अमेरिकी राष्ट्रपति ये बात बंद कमरे में कहते थे, ट्रंप ने इसको बाहर गाना शुरू कर दिया। उनकी पॉलिसी साफ है, जो ताकतवर होगा वो कुछ भी कर सकता है। इंटरनेशनल लॉ और मोरालिटी की किसी को नहीं पड़ी। इस बीच वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बना दिया है। 5 जनवरी को डेल्सी ने शपथ भी ले ली। उनकी कुर्सी अस्थायी है, क्योंकि अभी आपात स्थिति है, इसलिए उनको राष्ट्रपति का कार्यभार सौंपा गया है। लेकिन नॉर्मल दिनों में वेनेजुएला की सरकार कैसे काम करती है, वेनेजुएला में सरकार का स्ट्रक्चर कैसा है, इसे भी आपको बताते हैं। वेनेजुएला में प्रेसिडेंशियल सिस्टम काम करता है। सामान्य तौर पर देशों में सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। मगर वेनेजुएला में सरकार के 5 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सिटीजन और इलेक्टोरल। कार्यपालिका का काम सरकार के फैसलों और कानूनों को लागू कराना होता है। वेनेजुएला में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति कैबिनेट के भी मुखिया होते हैं। कैबिनेट के सदस्यों को वही चुनते और उसको चलाते हैं। वो वेनेजुएला की सेना के कमांडर इन चीफ भी हैं। वेनेजुएला की विदेश और सुरक्षा से जुड़ी नीतियां वही डिसाइड करते हैं। आपातकाल लगाने या जंग की घोषणा राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। इससे आप राष्ट्रपति की शक्तियों का अंदाजा लगा सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 बरस का होता है। उसका चुनाव जनता के डायरेक्ट वोट से होता है। एक व्यक्ति जितनी बार भी चाहे राष्ट्रपति पद पर काम कर सकता है। 2009 में ह्यूगो चावेज ने टर्म लिमिट हटा दी थी। मान लीजिए कि राष्ट्रपति उपलब्ध ना हो, तब क्या होगा? जैसा कि अभी वाले केस में हुआ है, अमेरिका निकोलस मादुरो को उठाकर अपने यहाँ ले गया। उनके ऊपर मुकदमा चलाने की तैयारी है। मादुरो के वापस लौटने के चांस नहीं के बराबर हैं। उनकी गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया। उन्होंने शपथ भी ले ली है। डेल्सी परमानेंट राष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि उनको जनता ने डायरेक्ट वोट से नहीं चुना है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति मादुरो ने की थी। डेल्सी को 180 दिनों के भीतर नया राष्ट्रपति चुनाव कराना होगा। उसमें जीतने वाला व्यक्ति स्थायी राष्ट्रपति बनेगा। इस समय डेल्सी की कुर्सी भी खतरे में है। ट्रंप ने उनको भी धमकी दी है कि हमारी बात नहीं मानी तो हश्र मादुरो से भी बुरा होगा। अगर डेल्सी भी नहीं रही तो राष्ट्रपति कौन होगा? उनके बाद नेशनल असेंबली के स्पीकर का नंबर आता है। नेशनल असेंबली वेनेजुएला की संसद है। इसके स्पीकर होए रॉड्रिगेज हैं। वो डेल्सी के सगे भाई हैं। वेनेजुएला में राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन उन्हें जनता वापस बुला सकती है। ये प्रोसेस शुरू करने के लिए 20% वोटर्स के सिग्नेचर्स की जरूरत होती है। सिग्नेचर मिलने के बाद देश भर में जनमत संग्रह कराया जाता है। अगर उसमें 50% से ज्यादा वोटर्स ने हामी भर दी तो राष्ट्रपति की कुर्सी खाली करनी पड़ती है। 2004 में ऐसी कोशिश हो चुकी है। तब ह्यूगो चावेज के खिलाफ जनमत संग्रह कराना पड़ा था, लेकिन 59% वोटर्स ने उनको हटाने का प्रस्ताव नकार दिया था। अब सरकार के दूसरे अंग विधायिका की तरफ चलते हैं। वेनेजुएला में एक सदन वाली संसद है। इसका नाम नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली में हर चुनाव में मेंबर्स बढ़ जाते हैं। 2025 के संसदीय चुनाव में 285 सदस्य थे। ज्यादातर सीटों पर डायरेक्ट चुनाव होते हैं, जबकि कुछ सीटें मूल निवासियों के लिए आरक्षित हैं। नेशनल असेंबली के सदस्यों का एक कार्यकाल 5 बरस का होता है। नेशनल असेंबली का मुख्य काम विधान यानी नियम कानून बनाना है, लेकिन उसके पास दूसरी शक्तियां भी हैं, जैसे बजट अप्रूव करती है, सरकार के कामकाज पर नजर रखती है और उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती है, वॉर या अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर मुहर लगाती है, सुप्रीम कोर्ट के जजों और दूसरे उच्च अधिकारियों को नियुक्त करती है, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच बिठाती है आदि। नेशनल असेंबली में लंबे समय से मादुरो की पार्टी का दबदबा है, इसलिए वे आसानी से दूसरी संस्थाओं को कंट्रोल कर पाते हैं। सरकार का तीसरा अंग है न्यायपालिका। इसका काम कानून की व्याख्या करना, विवादों को सुलझाना और लोगों को न्याय देना है। वेनेजुएला की सर्वोच्च अदालत का नाम है सुप्रीम ट्राइब्यूनल ऑफ जस्टिस (STJ). इसमें 32 जज होते हैं। उनकी नियुक्ति नेशनल असेंबली करती है। इनका कार्यकाल 12 साल का होता है। तो एक बार से ज्यादा सुप्रीम ट्राइब्यूनल के जज नहीं रह सकते। STJ न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करती है। ये सरकार के फैसलों को संविधान के हिसाब से परखती है। STJ किसी कानून को अवैध घोषित कर सकती है और सरकार के फैसले को खारिज भी कर सकती है।
सर्वोच्च अदालत बड़े अधिकारियों, डिप्लोमेसी और संवैधानिक विवादों से जुड़े मसलों का निपटारा भी करती है। ये अदालत राष्ट्रपति को उसके पद से भी हटा सकती है, बशर्ते राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो और उससे देश की संप्रभुता और एकता पर खतरा पड़ रहा हो। न्यायपालिका से उम्मीद की गई है कि वो विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रहेगी, लेकिन वेनेजुएला में ऐसा होता नहीं है। अदालतें राजनीति से प्रेरित रही हैं और उसने अक्सर सत्ता में बैठे लोगों का साथ दिया है। अब चौथे अंक की बारी, यह है नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल CNE। संविधान में इसको अलग संस्था के तौर पर स्टैब्लिश किया गया है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इसके काम में दखल नहीं दे सकती। CNE में 5 मुख्य अधिकारी होते हैं। उनको रेक्टर कहा जाता है। उनका नॉमिनेशन सिविल सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज और सिटीजन पावर की तरफ से होता है। फिर उनके नाम पर नेशनल असेंबली में वोटिंग होती है। जीतने के लिए 2/3 सांसदों के वोटों की दरकार होती है। CNE के सदस्यों का कार्यकाल होता है 7 बरस का। CNE का काम देश में चुनाव और जनमत संग्रह कराना है। इसकी जिम्मेदारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की है, लेकिन उसने अपना काम ठीक से नहीं निभाया है। पिछले 3 राष्ट्रपति चुनावों में धांधली के आरोप लगे हैं। इन तीनों चुनावों में मादुरो को विजेता दिखाया गया था। वेनेजुएला में सरकार का 5वां और अंतिम अंग है सिटीजन पावर। इसमें 3 संस्थाएं आती हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंडर और कंट्रोलर जनरल। इन तीनों की नियुक्ति नेशनल असेंबली द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल 7 बरस का होता है। सिटीजन पावर सरकारी अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखती है। गड़बड़ी मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वे आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करते हैं और पब्लिक अकाउंट्स को साफ सुथरा रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। ये तो हुए सरकार के 5 संवैधानिक अंग। इनके अलावा एक और संस्था है जो वेनेजुएला में बेहद ताकतवर है। उसके सपोर्ट के बिना कोई सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती। ये संस्था है वेनेजुएला की सेना। वेनेजुएला में लंबे समय तक मिलिट्री ने डायरेक्ट रूल किया। 1958 में उसने लोकतांत्रिक सरकार का रास्ता साफ किया, लेकिन शर्त रखी कि उन्हें बदले में पैसे और पावर में हिस्सेदारी चाहिए। फिर 1999 में शावेज सत्ता में आ गए। वो मिलिट्री से ही थे। उनको सिविलियन से ज्यादा मिलिट्री अफसरों पर भरोसा था। उन्होंने मिलिट्री को सरकार की पॉलिसीज में शामिल कर लिया। अब मिलिट्री सीधे लोगों के जीवन में दखल दे सकती थी। इसके अलावा उन्होंने अफसरों के प्रमोशन का अधिकार अपने पास रख लिया। शावेज ने इसका इस्तेमाल वफादार लोगों को बढ़ाने और विरोधियों को गायब करने में किया। यही तरकीब निकोलस मादुरो ने भी अपनाई। इसके जरिए वे राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों को दबाते रहे। ट्रांसपेरेंशिया वेनेजुएला की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में सरकार के 32 में से 9 मंत्रालयों पर फौज का कंट्रोल था। उनके पास रक्षा और गृह जैसे अहम मंत्रालय थे। इसके अलावा 576 में से 60 सरकारी कंपनियां मिलिट्री चला रही थी। इससे आप सेना के दखल का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। यूं तो कागजों पर वेनेजुएला की सेना ताकतवर दिखती है, लेकिन लड़ाई के मैदान में उसका टिकना मुश्किल है। वेनेजुएला के पास लगभग 1,23,000 सैनिक हैं जो युद्ध की स्थिति में मोर्चा संभालेंगे। इसके अलावा मादुरो ने 80 लाख से ज्यादा मिलिशिया बुलाने का दावा किया था, जो अभी तो रोजमर्रा के काम में व्यस्त हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हथियार उठा सकते हैं। हालांकि इस संख्या और उनकी ट्रेनिंग पर संदेह है। हथियारों के मामले में भी वेनेजुएला काफी पीछे है। उसके ज्यादातर हथियार सोवियत एरा के हैं। जब तेल से बेशुमार कमाई हो रही थी, तब शावेज ने मिलिट्री को मॉडर्न बनाने में काफी पैसा लगाया था। उन्होंने रूस से सुखोई फाइटर जेट्स और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। वेनेजुएला के पास अमेरिका से मिले कुछ F-16 फाइटर जेट्स भी हैं। ये शावेज के सत्ता में आने से पहले मिले थे। लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों की तुलना में वेनेजुएला की आर्मी थोड़ी मजबूत दिखती है, मगर अमेरिका के मुकाबले में वे कहीं नहीं मिलते। डायरेक्ट वॉर में उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका को ग्राउंड फोर्स उतारनी पड़ी तब खेल बदल सकता है। अमेरिका ने वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक में अपना हाल देख लिया है। वो वैसी गलती वेनेजुएला में दोहराना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर उस तरह ट्रंप के हाथों में हो तो किसी की भी गर्दन खतरे में हो सकती। तो ये थी वेनेजुएला की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई काम की जानकारी आपको मिली हो तो लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे अभिषेक कुमार। आपसे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।